नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। लेकिन बाजारों की बात करें उससे पहले आपने जो भी प्लेट देखी बदलाव की, उसके बारे में आपको बता देती हूं कि हम 5th एडिशन जागरण बदलाव का लेकर आ रहे हैं, जो 29 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपको कई बड़े डिग्निटरीज से सुनने को मिलेगा, काफ़ी सारी इनोवेशन और ग्रोथ के ऊपर बातचीत होगी, काफ़ी सारे अहम मुद्दे रहेंगे एसएमई से रिलेटेड, एमएसएमई से रिलेटेड। उसके साथ ही नई इनोवेशन क्या हो रही है बाजारों में, क्या नए ग्रोथ के फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करेंगे मार्केट को आगे, या पूरे बाजार को, पूरे बिजनेस जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद होंगी। तो इसमें शामिल होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, तो इस पर जुड़ने के लिए उस पर जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए और इसके साथ ही अब चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। तो मार्केट ट्रैकर की तरफ वापस लौटते हैं और देखते हैं कि अब बाजारों में क्या हो रहा है। बाजारों की बात करूं तो फिलहाल निफ्टी को दिखाइएगा। निफ्टी फिलहाल 23,960 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी में करीबन 0.14% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कल जो था, कल 24,000 का अहम सपोर्ट टूटा और उसके बाद आज जो निफ्टी है वो 23,960 के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। एक बार बैंक निफ्टी भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ कामकाज कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी 56,860 के आसपास है। अब ये लेवल्स कल के 57,000 को तोड़ते हुए नीचे नजर आ रहे हैं। बाजार में जो गिरावट है वो गहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ईरान और यूएस का जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है। कच्चे तेल में एक बार फिर से उबाल देखने को मिला है। $95 के करीब अब कच्चा तेल जा चुका है और इसी की वजह से जो मार्केट्स पर इम्पैक्ट है वो भी और गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही कल एक बड़ी न्यूज़ आई थी ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगले 2 साल तक तो फार्मा सेक्टर पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद 100% का टैरिफ लगेगा। और अगर उसके 1 साल के अंदर कंपनीज जो हैं, जेनरिक दवाई बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वो वहाँ पे सेटअप नहीं करती हैं, तो जेनरिक दवाइयों के एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ है वो 100% से बढ़कर 200% भी कर दिया जाएगा 2029 तक। तो ऐसे में ये इसका कल बाजारों पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से बाजार पूरा दिन लाल निशान में ऑलमोस्ट कामकाज करते नजर आए और बंद भी लाल निशान में हुई है। और आज भी कुछ खास बाजारों में रुझान नहीं देखने को मिल रहा है। बाजार बहुत कंसोलिडेटेड एक रेंज में कामकाज कर रहे हैं। अब इस रेंज को तोड़ने के लिए बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजारों में, इस बाजारों में आपको मौके कहां मिल सकते हैं, क्या एक गिरावट आपके लिए खरीदारी का मौका है या भी बाजारों से दूर रहना है, इन सब पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए बुलाते हैं हमारे खास मेहमान को। हमारे साथ आज मौजूद हैं गौरव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च, ग्लोब कैपिटल मार्केट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Mohini. Thanks for having me on the show today. बिल्कुल सर, प्लेजर इज ऑल आर्स। और चलिए सर, एक बार बाजारों का बताइए कि इस वक्त बाजारों में आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं बाजार, खरीद रहे हैं कुछ या भी दूर हैं बाजारों से? मोहिनी, पिछले 2-1 दिनों से बाजार के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। पहले वो लिमिटेड थी स्टॉक स्पेसिफिक मिड एंड स्मॉल कैप तक। अब ओवरऑल मार्केट्स के अंदर हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। आज बाजार फिर से एक स्टीप कैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले। दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग दिखी और अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स अपना गैप फिल करने के लिए ऊपर जा रहा है। 24,000 के आंकड़े के आसपास तक मुझे उम्मीद है आज ही इंट्राडे में ये गैप अपना फिल कर लेगा। देयर आफ्टर फिर इंपॉर्टेंट होगा देखना बाजार 24,000 के आंकड़े के ऊपर सस्टेन कर पाता है या वहां से फिजल आउट करता है। फिलहाल जो मेजर कैटलिस्ट ऑफ दिस डिक्लाइन है वो बढ़ते कच्चे तेल की कीमत, दोबारा से गल्फ रीजन में अस्थिरता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा क्वेश्चन मार्क राइज हो गया है कि कितना क्रूड इजीली सरपास कर पाएगा, ट्रेड को उससे दिक्कत हो रही है। तो साइटिंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स भारतीय बाजारों के अंदर नेगेटिव रुझान है, कॉशियस बाइंग की सलाह है। बहुत ज़्यादा हम लोग फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक दोबारा से अपना अप्रोच पे आ गए हैं। नतीजे इस समय जो आ रहे हैं जिस तरीके से, वो नतीजों को देख के तो ऑप्टिमिज्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना बुरा एक्सपेक्टेड था कि बाजारों में ये वाला क्वार्टर के नतीजे आएंगे, उस लिहाज से कुछ भी ऐसा नहीं है, विच इज़ अ वेरी हेल्थी साइन। आई थिंक ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि बाजार अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। निचले स्तरों से क्रूड में 20% के ऊपर की तेजी आ गई है, लेकिन वहीं अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो जहां पे ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है। अभी भी ब्रॉडर रेंज जिसमें बाजार पिछले 3 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई टिल डेट 23,800 से 24,500 फिलहाल भी उसी रेंज में है, लेकिन उस दौरान क्रूड के अंदर एक खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव
रेजिलियंस हमारा बाजार शो कर रहा है, विच इज़ अ हेल्थी साइन। बिल्कुल सर। तो नतीजों की जो हम बात कर रहे थे सर, मैं नतीजों में ये जानना चाहूँगी कि अभी तक की जो अर्निंग्स आ चुकी हैं उनमें से आपको किस सेक्टर की अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं? क्योंकि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि Q1 की जो अपडेट आने वाली थी, अर्निंग्स आने वाली थी, उनसे ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि क्योंकि वॉर काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो जो इम्पैक्ट है वो अर्निंग्स पर नज़र आएगा। लेकिन अभी तक जो अर्निंग्स आई हैं वो इतनी ज़्यादा निराश नहीं किया उन्होंने, एक्सेप्ट जो बड़े बड़े बैंकों की अर्निंग्स आई हैं उनको छोड़ के बहुत ज़्यादा निराश नहीं किया है। तो इस वक्त आपको जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें से किसकी अर्निंग ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं? मोहिनी, अर्निंग्स का सबसे बड़ा डेंट लगना था उन सेगमेंट्स को जहां पे इन्फ्लेशनरी फियर्स थे, हम्म। एफएमसीजी फॉर दैट मैटर। आप नोटिस करेंगे एफएमसीजी के जो बिजनेस अपडेट्स आए थे उसी में ही उन्होंने एक खासा इंप्रेसिव मूव शो किया था। नेस्ले इंडिया ने कल अपने नतीजे पोस्ट किए, हर फ्रंट के ऊपर सरप्राइज है। इवन मार्जिन्स के पे भी हम बात करें तो 22% से बढ़कर 24+% का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है। सेल्स फ्रंट, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट, रेवेन्यू फ्रंट, हर एक फ्रंट पे पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। नेस्ले जैसी दिग्गज कंपनी का जब ये इस तरीके की पोजीशन है तो आई थिंक अदर कंपनीज विल आल्सो फॉलो सूट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखने की है कि किस एफएमसीजी कंपनी ने कितने अच्छे से इन्फ्लेटेड प्राइसेस के अंदर अपने खरीद माल को और प्राइसेस जो आगे पास ऑन करने हैं कंज्यूमर्स को, उस चीज को मनूवर किया है। तो नेस्ले ने क्लियरली शोकेस किया अपने इस तिमाही के रिजल्ट से कि उन्होंने तो अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को मैनेज किया है। दूसरा स्टॉक जिससे मुझे अच्छी खासी उम्मीद है दैट इज मैरिको। अभी भी अपने उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है और रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। देयरफॉर मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ मैरिको के अंदर भी हमें पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा अलॉन्ग साइड विद गोदरेज कंज्यूमर एंड टाटा कंज्यूमर। हम्म। उसके साथ अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा सरप्राइज दिया है। पिछले तिमाही में नेगेटिव था, सारा का सारा हाल बेहाल था, सारा मोमेंटम ब्रेक हो गया था। अब वापस रिजम्पशन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इनसे हमें अच्छी उम्मीद है। कुछ बैंक्स ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट कर चुके हैं और वो अनुमान के हिसाब से अच्छे रहे हैं। जिन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है हम उनसे भी एक पॉजिटिव अपडेट की उम्मीद कर रहे हैं। साइटिंग अब रेट हाइक के फियर्स चले गए हैं कहीं ना कहीं और अब युद्ध के हिसाब से उस तरीके का एलिवेटेड मूव हमें बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। देयरफॉर कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस पैक के अंदर दोबारा से एक मोमेंटम बनेगा। तो जो क्वालिटी बैंक्स हैं, क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उसके अंदर हमें एक अपटिक देखने को मिलेगा। लुक एट द लार्जर वंस लाइक श्रीराम फाइनेंस, वो भी अपने उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इवन द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, मैं पिछले 1-1.5 महीने से कह भी रहा था कि लेटर हाफ ऑफ द ईयर विल बी बेटर फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। वो हमने देखा भी, आवास को देखिए, आप एप्टिस में देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देखिए, इन कंपनीज के अंदर निचले स्तरों से अच्छा खासा अपटिक देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। बिल्कुल सर। सर चलिए थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि आज क्या चल रहा है बाज़ारों में और कहाँ अच्छा कामकाज हो रहा है। तो देखें तो अगर सेक्टोरल देखें तो पहले एक बार ऑटो की बात कर लेते हैं क्योंकि ऑटो में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। करीबन 1.5% की तेज़ी पूरे ही इंडेक्स में, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अभी 27,682 के लेवल पर इंडेक्स कामकाज कर रहा है और इसमें अगर हम बात करें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, एमएनएम, सब में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बॉश लिमिटेड, बजाज ऑटो, बॉश लिमिटेड ये सबसे ऊपर कामकाज कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, सब में अच्छा रुझान है। सर क्या करना है ऑटो सेक्टर में? क्या ऑटो सेक्टर में कुछ खरीद रहे हैं आप या कुछ अच्छा लग रहा है इसमें? Somewhat it is pretty much easier to predict ऑटो कंपनीज के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे आएंगे, क्योंकि हर महीने ऑटो सेल्स फिगर से एक रेवेन्यू फ्रंट का आइडिया लग जाता है। बिल्कुल। जिस प्रकार से महीने महीने जो परफॉर्मेंस आ रही है, चाहे हम 4 व्हीलर मेकर्स मारुति की बात करें, एमएनएम की बात करें या 2 व्हीलर टीवीएस, बजाज एंड हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, सभी फ्रंट पे अच्छा पोजीशनिंग आई है। कल बजाज ऑटो के नतीजे आए, फैबुलस सेट ऑफ नंबर, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर पोस्टिंग किया। अच्छा खासा अपमूव उन्हें उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 20% इमीडिएट बेसिस पे इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन अनाउंस भी किया है अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का, और उसी लिहाज से 3 व्हीलर सेगमेंट में भी काफ़ी अग्रेसिवली बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आगे बढ़ रहा है।
ओवरऑल पोजीशनिंग की बात करें तो वी फाइंड रीजनेबल कंफर्ट इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज, यानी स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनी, क्योंकि अब जिस प्रकार से ऑटो सेल्स फिगर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट डिमांड आने वाले समय में ट्रिगर करेंगे। देयरफॉर फॉरवर्ड अर्निंग्स को अगर मैं कंसिडर करूं तो ओईएम मैन्युफैक्चरर्स की हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो लगी रही हैं। साथ ही साथ में रिप्लेसमेंट डिमांड पिक होके स्टॉक्स लाइक उनो मिंडा मदरसन के अंदर भी हमें एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ऑफ लेट हमने देखा भी किस प्रकार से गैब्रियल के शेयर्स में तेजी आई, शॉक एब्जॉर्बर्स बनाने वाली दिग्गज फर्म में। तो इस प्रकार से हमें एक ग्रेजुअल इम्पैक्ट अमंग ऑटो स्पेयर पार्ट कंपनीज भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए सर, एक और स्टॉक की बात करना चाहूँगी जो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, इटर्नल कल भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था और आज फिर से शामिल है। 3.5% की तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी के Q1 नंबर्स आ चुके हैं और उन्हीं के बेसिस पे जो अब इस वक्त शेयर है वो काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल इस स्टॉक पर करना क्या है, क्या स्टॉक में बने रहें? इसके साथ ही ब्रोकरेज भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, ब्रोकरेज ने भी अपने व्यूज़ दे दिए हैं स्टॉक पर। बिल्कुल, इसमें निकलने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए हैं। 3 टाइम्स रेवेन्यू ग्रोथ है। ओवरऑल हम बात करें, ब्लिंकिट ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है जो उम्मीद भी थी। न्यू वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर भी अच्छी फिगर आई है। साथ ही साथ में मतलब हर स्पेयर पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। केवल उनका एक बिजनेस है जहाँ पे थोड़ी सी डिसमल परफॉर्मेंस आई है, बट वो कोई मेजर कंट्रीब्यूटर कभी रहा भी नहीं है। सो ओवरऑल हम देखें तो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है एंड मैं यहाँ से एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ इटर्नल के स्टॉक के अंदर। आई एम सरप्राइज्ड कि अभी तक 3-3.25% ही क्यों ऊपर है। मेरे हिसाब से तो ये 310, 312-15 की रेंज में ये स्टॉक होना चाहिए था आज ही में। सो दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। थोड़ा लंबी समिति का व्यू रखें। 260 एक का स्टॉप लॉस लगा के 350, 350 के लिए इटर्नल में बेट किया जा सकता है आने वाले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम लेकर। बिल्कुल। चलिए सर, कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं। रामाशंकर जी का सवाल पहले शामिल करते हैं। इन्होंने बोला है कि इनके पास 745 शेयर्स हैं अडानी टोटल गैस के और इसमें क्या कर सकते हैं? इन्हें फ़िलहाल इसके बारे में आपका व्यू चाहिए। थोड़ी इंटरमीडिएट गिरावट ज़रूर नज़र आ रही है मुझे टुवर्ड्स 640 ऑड लेवल्स और उसके बाद कंसोलिडेट होना चाहिए। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी टू मेंटेन ए स्टॉप एट 620 ऑन क्लोजिंग बेसिस। दूसरा सवाल आया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और एटीजीएल पर। नरेश जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि इसमें इस वक्त क्या करना चाहिए। एटीजीएल पे तो व्यू अभी हमने दे ही दिया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे अगेन डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। परफॉर्मिंग स्टॉक है, ब्रेकआउट मिल चुका है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू पॉइंट रखें। गिरावट पे एज क्लोज एज 300 जितना नजदीक मिले 300 305 के भाव के आसपास अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और मैं उम्मीद करता हूं आपको 3 से 4 क्वार्टर्स में एक अच्छा खासा रिटर्न 400 प्लस लेवल्स का देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। एक स्टॉक पर जो सवाल आया है वो जो हमने जिस पर अभी डिस्कशन किया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, लेकिन एक दूसरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसके नतीजे भी आए हैं और नतीजों के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि इसके प्रॉफिट में 37% की गिरावट है। प्रॉफिट 471 करोड़ का रहा है और रेवेन्यू फ्लैट रहा है। हालांकि जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि 3 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन करेंगे और वो इसके लिए भी कॉन्फिडेंट है कि जो कैपेसिटी है वो H1 FY27 तक होगी उनकी। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? इस वक्त स्टॉक तो हल्की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर Q1 अर्निंग्स। एक क्वार्टर का नतीजा खराब आने से हमें ज़्यादा लंबा इसमें अपना व्यू नहीं रखना चाहिए। आई एडवाइस ये स्टॉक के अंदर क्लियरली एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाएं। एक लंबा कंसोलिडेशन हमने इस शेयर में ऑलरेडी देख लिया है। निरंतर सटल वॉल्यूम ग्रोथ बरकरार है इसके अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस फ्लैट, सॉरी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस फ्लैट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रीजनेबल अपटिक हमें देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी इज सर्टेनली अ कंसर्न। पिछले कुछ क्वार्टर्स के खासकर जो प्रीवियस क्वार्टर्स ऑफ 2025 की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सेप्शनल गेन देखने को मिला था विच मे नॉट कंटिन्यू ऑल द टाइम। देयरफॉर उसके लिहाजे से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट्स उन्हें उतने उत्साहजनक नहीं नजर में आएंगे। बट ओवरऑल पोजिशनिंग ऑफ द स्टॉक इज फेयरली गुड। जिस क्षेत्र में काम करती है उसके अंदर एक अच्छा अपना प्रेजेंस है इनका और ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन फाइन।
देयरफॉर लंबी अवधि के हिसाब से कंसिडर करना है तभी इस शेयर में अभी हाथ डालें, अदरवाइज अभी एक आध क्वार्टर का कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रह सकता है। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक। बिल्कुल सर। चलिए और भी सवाल है उनको शामिल करते हैं। शुभम जी का सवाल आया है पीएनसी इंफ्रा पर, मंबा फाइनेंस, E2E नेटवर्क्स, तीनों स्टॉक्स पर इस वक्त क्या कर सकते हैं? पीएनजी इंफ्रा में कुछ और प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश नजर आ रही है, फर्दर स्लाइड कर सकता है टुवर्ड 220 210 लेवल्स, तो अगर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया तो बेहतर है तो एग्जिट कर ले। दूसरा मनबा फाइनेंस है इनके पास।